Hello student, this is the my fifth video of third chapter, that means current electricity. Today I am going to discuss about Ohm's law. What is the Ohm's law? तो आपको पता है जैसे पहले भी कि जब हम किसी कंडक्टर वायर के टर्मिनल पर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज होते हैं उसमें मोबिलिटी चार्ज होते हैं वो पोटेंशियल के कारण फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी सी इस फिगर पर आप देखें कि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर वायर है स्टूडेंट, ये कंडक्टर वायर है। आपको पता है इसमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। ये कुछ न्यूट्रल एटम है स्टूडेंट, आपको पता है न्यूट्रल एटम होते हैं। न्यूट्रल एटम वे एटम है जिनमें नंबर ऑफ फोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, बट इसी न्यूट्रल एटम से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फिक्स पॉजिटिव आयंस कहेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास फिक्स पॉजिटिव आयंस हैं। ये जितने नंबर में फिक्स पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही नंबर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट, उतने ही नंबर में इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो आपको पता हो गया इसमें 3 टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं। ये न्यूट्रल एटम होता है, ये फिक्स पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहा वो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट। अब ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस के इक्वल हो जाएगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ फिक्स पॉजिटिव आयंस के इक्वल हो जाएगा। बट ये आपको पता होना चाहिए कि पूरे क्रिस्टल में, पूरे मेटल में जो मोशन का काम होता है, मोबिलिटी का काम होता है, केवल वो किसमें है, फ्री इलेक्ट्रॉनों में है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यही मूव कर सकते हैं, बाकी फिक्स पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल एटम अपने प्लेस पर फिक्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, और ये इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रैंडम थर्मल वेलोसिटी बहुत ही हाई होती है, वो भी मैंने बताया था आपको 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये चलते रहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये वेलोसिटी इनके अंदर होती है। ओके, अब हम ये क्या होते हैं कि 1 सेकेंड में आप देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इस प्रकार से जितनी करंट इधर की तरफ फॉरवर्ड करंट बनेगी उतनी ही बैकवर्ड करंट बनेगी, और इस प्रकार से जो रिजल्टेंट करंट होगी जब हम कोई भी पोटेंशियल नहीं अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, I = 0 हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, बट एक कंडीशन सुनिए कि अगर हम इस कंडक्टर वायर के टर्मिनल पर बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दें, ये हमने बैटरी लगा दिया स्टूडेंट, ये बैटरी लगा दिया, बाहर से अगर हम इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर दें, ये कंडक्टर वायर है और कंडक्टर वायर के टर्मिनल पर मैंने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। हमने अप्लाई क्या किया, V अप्लाई किया। ओके, और V/L = क्या होता है स्टूडेंट, E होता है। ओके, आपको पता है कि अगर ये इसका लेंथ अगर L है और हमने पोटेंशियल, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है इसका, तो अगर मैं V वोल्टेज या लंबाई पर अप्लाई करता हूं तो हमारे पास एक पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए फॉर्मूला होता है E ये फील्ड इंटेंसिटी है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर वायर है और ये लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास होता है और E आपको पता है F/Q होता है। हाँ, जब बात हम इलेक्ट्रॉन की करेंगे तो F/E हो जाएगा आपके पास, बट आपको यह भी पता है F = m में होता है, E हो जाएगा। दैट मीन्स देखिए यहाँ बहुत अच्छा सा रिजल्ट आने वाले हैं। हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, V अप्लाई करेंगे, तो इस लेंथ के इस कंडक्टर वायर के पर यूनिट लेंथ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण स्टूडेंट पर इलेक्ट्रॉनों पर एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा और ये फोर्स इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलरेट करने का काम करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेशन के फॉर्म में हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करने लगेंगे स्टूडेंट। जब इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करने लगेंगे तो एक्सीलरेट करके किधर जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, इधर की तरफ बढ़ेंगे। ये इलेक्ट्रॉन है जो एक्सीलरेट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उधर की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, बट इनके रास्ते में क्या है, ये जो पॉजिटिव फिक्स आयन है, इन पॉजिटिव फिक्स आयन से ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने लगते हैं, कोलिजन होने लगता है। और यही पॉजिटिव फिक्स आयन जो है, इसी के कारण हमारे पास रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि अवरोध करने का काम, रेजिस्ट करने का काम कौन कर रहे हैं, ये पॉजिटिव फिक्स आयन कर रहे हैं। इसी पॉजिटिव फिक्स आयन के कारण ही इलेक्ट्रॉन की स्पीड कंट्रोल होती है, क्योंकि ये लड़ने के बाद जो एनर्जी यहां से लेते हैं इलेक्ट्रॉन, वही पर लॉस करते हैं स्टूडेंट। ओके, अब आपने देखा कि पोटेंशियल अप्लाई करने से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स बनता है, फोर्स से एक्सीलरेशन, और ये एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉनों को एक्सीलरेट करता है। बट इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं करता है, बिकॉज ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड अगेन एंड अगेन टू द पॉजिटिव फिक्स आयन। ओके, लेकिन कुछ इनको जरूर प्रोवाइड करता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर फ्री इलेक्ट्रॉनों को एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टूडेंट, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और उसका जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो थर्मल वेलोसिटी के कंपेयर में बहुत ही कम होता है स्टूडेंट। ओके, अब क्या होता है, अगर हम वोल्टेज को और अप्लाई करते हैं, वोल्टेज को और बढ़ा दें स्टूडेंट, तो ये फील्ड की वैल्यू और बढ़ जाएगी, फोर्स की वैल्यू और बढ़ जाएगी, और एक्सीलरेशन की भी वैल्यू और बढ़ जाएगी। यानी अब इलेक्ट्रॉन और एक्सीलरेट करने लगेंगे। दैट मीन्स अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का चार्ज है, चार्ज तेजी से चलेगा, यानी कम टाइम में ज्यादा चार्ज जाने लगेगा। और जब हम चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है, हमको करंट मिलता है। तो हम क्यों न चार्ज न कर करके हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, करंट कर सकते हैं। दैट मीन्स वोल्टेज को अप्लाई करने से किसका कंसेप्ट बनने लगा है, करंट का कंसेप्ट बनने लगा है। इसी बात को ओम्स साहब ने देखा। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, वोल्टेज अगर हम अप्लाई करेंगे तो करंट जो है करंट में तेजी आने लगेगा, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो करंट की वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी। ओके स्टूडेंट, अगर हम वोल्टेज को स्लो करेंगे तो करंट भी हमारा स्लो हो जाएगा। करंट कहने का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चार्ज का फ्लो है, और चार्ज आपका है कौन, फ्री इलेक्ट्रॉनों के। तो दैट मीन्स ओम्स साहब ने डिसाइड किया कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, और इसी रिलेशन को ओम्स लॉ कहते हैं। इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। यही आपके पास ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ निकला कैसे, कहां से आया, ये समझ में आनी चाहिए आपको कि कैसे हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देंगे। बट इन्होंने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया कि इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर वायर, ये कंडक्टर वायर का जो फिजिकल स्टेट है इसमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट, या हम कह सकते हैं एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर की बात उन्होंने किया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसकी साइज में, लेंथ में, मोटाई में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो उन्होंने स्टेटमेंट कैसे दिया, ओम्स साहब ने एक रिलेशन दिया, एक एक्सप्रेशन दिया जो V और I के बीच में था। उन्होंने कहा कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इफ देयर वेयर नो चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर वायर, देन पोटेंशियल अप्लाई across the end of the conductor wire is directly proportional to current flow। ओके स्टूडेंट, यानी पोटेंशियल जो अप्लाई किया जा रहा है इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। और यहां से हम कह सकते हैं स्टूडेंट V इज इक्वल टू लगा देंगे, और इस प्रोपोर्शनल साइन को आप यहां से रिमूव करेंगे, एट एक कांस्टेंट जोड़ेंगे, और वो कांस्टेंट इन्होंने कहा कि उसको R मान लिया जाएगा, R, और यहां हो जाएगा स्टूडेंट I। दैट मीन्स R इज इक्वल टू, अगर हम लिखें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/I स्टूडेंट। ओके, और यही हमारे पास है क्या, ओम्स लॉ। ये हमारे पास ओम्स लॉ है। ओके स्टूडेंट, ओम्स लॉ। तो जरा इतनी बातों को मेरे नोट में आप देख लें कि मैं साथ साथ नोट भी देता जा रहा हूं आपको। बड़ी
सुविधा होगी आपके लिए, पूरी डिटेल्स हैं इसमें स्टूडेंट। इन 1828 जर्मन साइंटिस्ट